बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम टॉपिक्स आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में जो MCQs दिए गए हैं वो भी सॉल्व करा चुके हैं और न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको सूटेबल आंसर्स देने जा रहे हैं। याद रहे, क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल आंसर देंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ना थोड़ा लिखना है ना ज़्यादा लिखना है, जितना क्वेश्चन उतना ही आंसर लिखेंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग एक सूटेबल प्रॉपर तरीके से आपको आंसर्स बना के देंगे। पहले समझाएंगे, फिर आपने इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट कर लेना है और यही पेपर में लिख के आएंगे तो आपको फ़ौरन देखते ही आपके क्वेश्चन के आंसर को एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा, गारंटी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन 1.1 कहता है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं? इफ़ यस, अगर हाँ कर सकते हैं, देन हाउ, फिर कैसे बताएं उसको। तो अब आपने किस तरह से आंसर लिखना है ज़रा देखिएगा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। बच्चे यहाँ तक लिखेंगे तो सिर्फ आपको 1 नंबर मिलेगा। ये कंप्लीट प्रॉपर तरीके से आप आंसर नहीं दे रहे, सही है ना। तो जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही आप लिख के आएंगे। तो पहले हमने कहा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी को आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट या टूल को यूज करते हुए मेजर नहीं कर सकते। बिकॉज, क्योंकि यही बात आपको पढ़ाई थी लेक्चर के दौरान, टॉपिक जब आपको पढ़ा रहे थे फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी का, क्योंकि दे डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब आप किसी से भी पूछेंगे ना या चेक करेंगे तो आपको यही नज़र आएगा, यही आंसर मिलेगा कि भाई नॉन फिजिकल क्वांटिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं। आप गलत कह रहे हैं। देखिए, हमने फिजिक्स की रूह से एक प्रॉपर आंसर देना है, बुक से बाहर भी नहीं जाना, बुक के अंदर रहते हुए हमने प्रॉपर आंसर देना है। तो हम उसको समझाएंगे कि भाई देखें किस तरीके से आप नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। पहले हमने आंसर दे दिया है, आंसर हो गया हमारा, अब हम जरा उसको बताएंगे। बट अ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लव, हैप्पीनेस एंड इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स। कि भाई कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स और टूल को इस्तेमाल करते हुए। डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से जो हमारे पास हैं, इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हम डायरेक्ट नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। हाँ, किसी और तरीके से, जुगाड़ी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं, किसी हद तक 100% करेक्ट आप मेजर नहीं कर सकते। अब उसमें हमने एग्जांपल दे दी, लव है, हैप्पीनेस है, इंटेलिजेंस। अब जरा बताते हैं भी किस तरह से इनको मेजर किया जा सकता है। तो एग्जांपल्स की हेडिंग लगाएंगे, पहले लव की बात करते हैं। भाई लव, किसी को किसी से भी कितना प्यार है बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं 100% करेक्ट नहीं, लेकिन किसी हद तक आप मालूम कर सकते हैं कि इसको किससे कितना प्यार है। तो हम कहते हैं जी इट विल बी मेजर्ड बाय एक्शंस। एक्शंस के थ्रू आप बता सकते हैं कि हाँ यार इसको इससे इतना प्यार है। सपोज करते हैं आप में से किसी एक को मुझसे प्यार है, मुझे कहता है सर जी मुझे आपसे प्यार है। मैं कहता हूँ कितना? तो सर जी इतना। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसको कितना है। दूसरे से पूछता हूँ, कहता है सर इतना, उससे भी अंदाज़ा हो गया है। देखिए मेजर हो रहा है ना लव। तीसरे से कहते हैं, वो कहते हैं सर इतना। चौथा कहता है इतना। अब देखिए अंदाज़ा हो रहा है ना। तो भाई एक्शंस आप मालूम कर सकते हैं भाई किसको किससे कितना प्यार है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ कितना प्यार है बताएं ज़रा, मुझे बता सकते हैं। इतना इतना करते करते अंदाज़ा तो हो ही जाएगा ना, किसी हद तक तो आपने मालूम कर लिया कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, तो प्यार किसी से भी हो सकता है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है, बहन भाइयों के साथ हो सकता है, टीचर्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से। या फिर ये सेकंड पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, बंचेस ऑफ फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा फूलों के गुच्छे ले आओ, बहुत ज़्यादा फूल पेश करो जी, पेश खिदमत, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा जो इतने फूल दे रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है हैप्पीनेस, खुशी। कोई कितना ज़्यादा खुश है कैसे बताएगा? मैं आपसे कहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आप क्या करेंगे? बदले में मुझसे क्वेश्चंस करेंगे ना। मैं अगर उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ यार ये वाकई खुश है। ठीक है, और इसी तरह से या फिर मैं कुछ इशारे से भी आपको बता सकता हूँ कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी है। तो ये आप 2 पॉइंट्स इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से इंटेलिजेंस, जहानत,
तो उसके लिए IQ लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कहते हैं ना यार इसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन ये एज के हिसाब से क्वेश्चंस का बैंक पूछा जाता है। यानी कि कोई छोटी एज का है तो उससे अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे IQ लेवल चेक करने के लिए, अगर कोई बड़ी एज का है तो उससे फिर अलग तरह के। लेकिन ये है कि उससे क्वेश्चंस करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़हीन है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स अब ये आपका आंसर प्रॉपर तरीके से एंड हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से ये आंसर लिख के, एग्जामिनर आपके इस क्वेश्चन के आंसर को देखते ही फ़ौरन आपको 2 नंबर देगा, गारंटी। बहुत ही आसान है, इसको इतना ना देखें कि वो बहुत लंबा है, नहीं है। आप जब शीट पे लिखेंगे तो ये छोटा सा ही, ठीक है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब है सेकंड क्वेश्चन 1.2, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, नेम इट्स 2 पार्ट्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने इस चैप्टर के मेरे तमाम लेक्चर्स लिए हुए हैं, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा हुआ है, नोट किया हुआ है, तो आप बैठे बैठे इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा के आया हूँ। बहरहाल देख लें यहाँ पे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कंपेयर अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी। कि भाई मेजरमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी को एक नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। टॉपिक में बड़ी डिटेल में पढ़ा के आया हूँ कि अगर सपोज करें आपने यहाँ से यहाँ तक लेंथ को मेजर करना है, क्या करेंगे, पहले एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड बताया था ना, उसके साथ इस लेंथ को कंपेयर करेंगे ना, तो ही पता चलेगा कि भाई कितने मीटर की है, सेंटीमीटर की है। तो अब जो आपको न्यू क्वांटिटी मिलती है, कंपेयर करने के बाद जो आपको क्वांटिटी मिलती है, मेजरमेंट है आपकी, उसमें क्वांटिटी के अंदर 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, एन एंड यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ एक प्रॉपर यूनिट। यही तो आपको बताया था कि क्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय यू, एन से न्यूमेरिकल वैल्यू और यू से यूनिट, उसके अंदर 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। यही उसके 2 पार्ट्स हैं, सही है। एन से न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, जैसे 2, 5, 10 नंबर है ना कोई, तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और यूनिट क्या आएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। जैसे सपोज करें ये 5 मीटर की लेंथ है, अब 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है, यूनिट। सिर्फ 5 हो तो फिर तो समझ ही नहीं आएगी कि 5 क्या बला है, तो यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो इस तरह से आप आंसर देंगे। बीच में मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया है ताकि ज़रा अच्छा आंसर बन जाए। मेजरमेंट इज फाइंडिंग अ नंबर दैट शोज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। क्या मतलब, कहता है ये जो पैमाइश है ना, ये तलाश कर रही है एक नंबर, ये नंबर की तलाश कर रही है जो कि किसी चीज़ का साइज या मिकदार को जाहिर करती है। ख़त्म। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। अब आ जाए 1.3 की तरफ। कहता है व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरी है ये स्टैंडर्ड यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स अगर ये यूनिट्स ना होना तो लड़ाई हो जानी है, हर एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ लड़ाई, बस सीधा आंसर है, यही आंसर है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, वो ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाता। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। कहता है मेजरमेंट के जो यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये बहुत ही अहम है, ये इकाइयाँ बहुत अहम है मेजरमेंट के लिए। बिकॉज दे अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट अबाउट द साइज, वेट एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कंसिस्टेंट वे। कहता है कि ये यूनिट्स मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये लोगों को किसी चीज़ के साइज़, वज़न या दीगर खसूसियात, साइज़, वज़न और दीगर खसूसियात के बारे में मुस्तकिल तौर पर सही बात करने की इजाज़त देते हैं। ये यूनिट्स इसीलिए अहम है कि ये लोगों को किसी चीज़ के साइज़, वज़न और दीगर खसूसियात के बारे में मुस्तकिल तौर पर सही बात करने की इजाज़त देते हैं, इसीलिए ये अहम है। और सारे इसीलिए मुत्तफिक हैं। अगर ये ना हो यूनिट्स, फिर देखें होता क्या है, जिस चीज़ की मर्जी मेजरमेंट करने लगेंगे हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट ही आंसर देगा, फिर लड़ाई ही होनी है और क्या होना है, सही है ना। तो इसलिए ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा अहम है, तो यही चीज़ आप लिख देंगे। आगे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, दे एलिमिनेट कन्फ्यूजन। जो कन्फ्यूजन होती है कि यार ये वो शक, वो इससे दूर हो जाता है। एंड मेक कम्युनिकेशन ईजियर, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को बात समझाना,
वो बहुत ही आसान हो जाता है इनसे, वो एक दूसरे के लिए आसानी से बात कर सकते हैं अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड डिसिप्लिन्स। कि अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे किसी चीज़ की मेजरमेंट की है, लेंथ को मेजर किया है एक स्टिक के थ्रू, और वो है 1 मीटर की। अब उसी स्टिक से आप किसी और इलाके में चले जाएं, उसको बता देंगे भाई ये 1 मीटर की स्टिक है, यानी कि ये 1 मीटर जितनी है। अब वो लड़ाई नहीं करेगा, अब आप उससे जिस चीज़ की मेजरमेंट कराएंगे वो आसानी से आपकी बात मान लेगा, और जो आपका आंसर होगा उसी के साथ वो भी अपना आंसर मुत्तफिक का राय के मुताबिक दे देगा। सही है, अब लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये जो इतनी बड़ी स्टिक है ये 1 मीटर की है, उसको भी पता लग गया बेशक वो किसी और इलाके का है या किसी शहर का, मुल्क का है। बस 1 मीटर जितनी वो स्टिक है ना, बस बात ख़त्म होगी, उससे आप मेजरमेंट जहाँ मर्जी लेके कर सकते हैं। सही है जी। तो इस तरह से डिसिप्लिन की बात करें तो मैथ वाला बंदा फिजिक्स वाले से बात कर सकता है, साइंसदान आपस में बात कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाले से बात करेगा तो वो इन यूनिट्स के थ्रू बिल्कुल परफेक्ट बात कर सकता है। अगर ये यूनिट्स ना हो तो फिर वो जब उससे बात करेगा तो कहेगा मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ, आप ये आंसर दे रहे हैं, हो जाओ फिर शुरू। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से, लड़ाइयों से बचने के लिए ये इकाइयाँ बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.3, इस तरह से आप प्रॉपर आंसर लिख देंगे। अब एडिशंस क्वेश्चन नंबर 1.4, तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिंपल, आपने 3 बेस क्वांटिटीज बतानी और 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज की हेडिंग लगाएं लेंथ, मास, टाइम। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी, स्पीड, फोर्स और डेंसिटी। याद रहे स्पीड को v से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखें डिस्टेंस और टाइम क्या है, बेस क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से एक्सप्रेस की जाए, खस की जाए, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं, पीछे पढ़ा के आया हूँ। इसी तरह से फोर्स की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम द मास एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ इज इक्वल टू ma। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी याद रख ले। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास क्या है, बेस क्वांटिटी। तो इस तरह ये 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज और ये 3 बेस क्वांटिटीज। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1.5 की स्टेटमेंट। कहता है विच एसआई यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ यूर डेस्क। कहता है क्लास में जिन डेस्कों के ऊपर आप बैठते हैं उस डेस्क की हाइट को मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज करेंगे, किस यूनिट में आप हाइट को मालूम करेंगे डेस्क की। द एसआई यूनिट, जाहिर सी बात है हम एसआई यूनिट को प्रेफर करेंगे। द एसआई यूनिट फॉर हाइट इज मीटर। हम जानते हैं कि हाइट का जो एसआई यूनिट है वो है क्या, मीटर, और उसको m से डिनोट करते हैं क्योंकि लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो हाइट का भी क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर। सो टू मेजर द हाइट ऑफ अ डेस्क वी विल यूज टू अ मीटर रॉड। जाहिर सी बात है हम मीटर रॉड उठाएंगे और डेस्क की हाइट को मालूम कर लेंगे मीटर में, या फिर आप मेजरिंग टेप लेंगे, उससे आप अपने डेस्क की हाइट को मेजर करेंगे। हाँ, अगर आप स्मॉल डायमेंशंस रखना चाह रहे हैं तो फिर आप सेंटीमीटर में भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है 1.6 वाला क्वेश्चन। कहता है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द ऑल एसआई बेस यूनिट्स। याद रहे पहले आपने बेस क्वांटिटीज के नाम मेंशन करने हैं, कितनी है उनके नाम मेंशन करें। फिर वो कहता है एसआई बेस यूनिट्स का सिंबल, यूनिट्स का सिंबल बताना है, क्वांटिटी का सिंबल नहीं पूछ रहा। याद रहे, ठीक है, टॉपिक में भी यही बात पढ़ाई थी। बुक की साइड इंफॉर्मेशन में टेबल दिए गए, उसके अंदर भी ये 3 चीजें हैं, पहले क्वांटिटी, फिर उसके बाद उनका यूनिट, फिर उन यूनिट का सिंबल। तो ये देखें जी, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है लेंथ, इसका एसआई यूनिट क्या है जी, मीटर। m छोटा लिखना है, याद रहे। और इस यूनिट का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, m, स्मॉल m। इसी तरह मास, किलोग्राम इसका यूनिट होगा, और इस किलोग्राम का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, kg। इस तरह टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, और इस सेकंड का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, स्मॉल s। इसी तरह से नंबर 4 पे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, केल्विन, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा K। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका यूनिट होगा एम्पेयर। अब इसमें एक कैपिटल नहीं लिखना, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आ गया ना, तो सारे स्मॉल लेटर आएंगे, एम्पेयर, और इसका जो एम्पेयर का जो सिंबल होगा वो होगा कैपिटल A। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसका यूनिट होगा कैंडेला, और इसका सिंबल होगा CD। कैंडेला का सिंबल क्या होगा, यूनिट का सिंबल क्या होगा, CD। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या होगा, मोल, लेकिन इस यूनिट का जो सिंबल होगा वो होगा मोल, MOL, E आगे नहीं आएगा, ये याद रही, मैंने MCQ भी पूछा था। सही है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.6। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 1.7, बहुत ही आसान। वाई प्रीफिक्सेस इज यूज, यानी कि वाई प्रीफिक्स इज यूज, हम प्रीफिक्स इस्तेमाल क्यों करते हैं। नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स।
3 सब मल्टीपल और 3 मल्टीपल्स आपने बताने हैं और उनके सिंबल्स भी साथ मेंशन करने होंगे। पहले तो बताएं कि भाई हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपिक में पढ़ा के आया हूँ कि कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू बहुत आसानी से लिखी जा सकती है प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए। अब देखें, मैं आपसे कहता हूँ एक छोटी मेरे पास वैल्यू है 0.0000000000000000000000012। अब बोलने में भी मुश्किल हो रही है, लिखने वक्त भी मुझे तकलीफ होगी, देखते हुए भी मुझे ये वैल्यू अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए। तो प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए इतनी छोटी वैल्यू को हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे 2100000000000000 जाने दो, फिर अब इतनी बड़ी वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे? देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, बोलने वक्त भी अच्छी नहीं लगेगी, लिखते वक्त भी मुश्किल होगी। तो इसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए। तो वही बात यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब देख लें कि मल्टीपल्स कौन से हैं। ये 3 मल्टीपल्स बताने हैं। ये भी आपको पूरा टेबल तैयार करवा के आया हूँ टॉपिक के अंदर। जब हम प्रीफिक्सेस का टॉपिक पढ़ रहे थे तब आपको पूरा टेबल बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए सारा याद कराया था। मल्टीपल्स कोई से 3 आप बता दें। जैसे नंबर 1 मेगा की बात करें तो इसको m से डिनोट करेंगे और ये होगा 10⁻⁶। इसी तरह किलो की बात करें तो इसका सिंबल क्या होगा k और इसकी वैल्यू क्या होगी 10⁻3, यानी कि 1000 की बात होगी। इस तरह से नंबर 3 पे आप टेरा की बात कर लें तो उसको t से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी 10⁻12। अब सब मल्टीपल्स में जाहिर सी बात है नेगेटिव में आएंगी पावर्स। नंबर 1 मिली की बात कर ले, इसको m से डिनोट करेंगे, इसका सिंबल आ गया और इसकी वैल्यू होती है 10⁻3। 10⁻3 का मतलब है 1/10⁻3, मतलब 1/1000। नंबर 2 पे क्या है माइक्रो का ये सिंबल होता है यू टाइप का, सही है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻6। इसी तरह से नंबर 3 पे क्या है नैनो, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻9। तो इस तरह से आप 3 मल्टीपल और 3 सब मल्टीपल्स भी बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1.8, तो स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय, इनके मतलब बताने हैं। तो आंसर में देखें ए में है 5 PM। अब जरा गौर करें P और M के बीच में कोई स्पेस नहीं है, गैप नहीं है, तो इसका मतलब यूनिट से पहले जो कुछ होगा ये प्रीफिक्सेस होगा। तो फिर 5 P से बनता है पिको, तो 5 पिकोमीटर्स। अब 5 पिको की जगह 10⁻⁻12 लिख सकते हैं। अब मीटर क्योंकि यूनिट है तो इस यूनिट का सिंबल क्या होगा स्मॉल m, इस तरह आप लिख देंगे। बी में देखें 15 NS है, यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं है n और s के बीच में, तो s से पहले जो कुछ, यूनिट से पहले जो कुछ होगा वो फिर प्रीफिक्सेस होगा। तो n से है नैनो, तो 15 नैनो सेकेंड्स, तो 15 नैनो की वैल्यू होगी 10⁻⁹। इसी तरह से देखिए सी में 6 UM, यू टाइप का सिंबल है ना ये, तो 6 ये है माइक्रो, तो 6 माइक्रोमीटर्स। अब 6 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6, मीटर क्योंकि यूनिट है तो इस यूनिट का सिंबल क्या होगा स्मॉल m। डी में देखें 5 FS है, यहाँ पे भी F और S के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो S से पहले, यूनिट से पहले जो कुछ होगा वो प्रीफिक्सेस है। तो फिर F से है फेमटो, तो 5 फेमटो सेकेंड्स, तो 5 फेमटो की वैल्यू होती है 10⁻⁻15, तो यूनिट क्या रहेगा जी साथ में सेकेंड्स। इस तरह से आपने 1.8 का आंसर देना है। 1.9 को देखते हैं जी। 1.9 में 4 पार्ट्स हैं। ए में पूछ रहा है फॉर व्हाट पर्पस ऑफ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड। इसी तरह से बी में देखें नेम इट्स 2 पार्ट्स, इसके 2 मेन पार्ट्स के नाम बताएं। सी में कह रहा हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड, हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। डी में कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो एरर। अब देखिए इन चारों के आंसर आपको दे चुका हूं जब मैं वर्नियर कैलिपर का टॉपिक आपको पढ़ा रहा था। तमाम टॉपिक्स आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट चेक करें, हर एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो आप इनके खुद ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले ए पार्ट का आंसर देते हैं, पर्पस बताते हैं। तो मेजर द स्मॉल लेंथ डायमीटर आर डेप्थ विद द मोर प्रिसाइज। भाई वर्नियर कैलिपर का हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ना कि हम छोटी से छोटी लेंथ उससे मालूम कर सकते हैं, डायमीटर हम निकाल सकते हैं, डेप्थ भी आराम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ए पार्ट का आंसर लिखेंगे। बी में 2 पार्ट्स बताने हैं ना, तो वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 ही मेन पार्ट्स हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। सी में कह रहा है लीस्ट काउंट, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया था जब टॉपिक पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट फार्मूला बता देते हैं। लीस्ट काउंट का फार्मूला होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ये फार्मूला आपको याद है तो आप आराम से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। सही है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स डी को देखते हैं जीरो एरर।
तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज मिलाएंगे, वर्नियर के साथ एक जॉज होता है जो कि मूवेबल है और दूसरा मेन के साथ फिक्स होता है, तो दोनों जॉज को जब आप मिलाएंगे तो वर्नियर का जो जीरो वाली डिवीजन है, वर्नियर का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड ना कर रहा हो तो इसका मतलब होता है जीरो एरर है। और अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए, अलाइन कर जाए, मैच कर जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब होता है वहां पे जीरो एरर नहीं है, तो जीरो एरर नील। याद है ना, वही चीज आप यहां पे लिख दें। देखें, इट अकर्स व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। इसका मतलब तब जीरो एरर आ गया है, क्योंकि दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा। वर्नियर का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा तो फिर जीरो एरर है और उसको हम रीडिंग में लेंगे। सही, वो तरीका सारा सिखाया हुआ है, बस आप यही तक ये लिख देंगे तो आपका आंसर है। अब है 1.10, कहता है स्टेट लीस्ट काउंट एंड फाइंड द लेंथ। प्रॉपर स्टेटमेंट है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ना डियर स्टूडेंट्स 1.11 वाले क्वेश्चन में इस तरह की डायग्राम दी गई है। उसमें वो आपसे कह रहा है कि भाई लीस्ट काउंट लिखें, लीस्ट काउंट कितना होगा, और इस डायग्राम को देखते हुए ना लेंथ को कैलकुलेट करें। लेंथ बताएं कितनी होगी, लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर है तो उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो देखिए मेन स्केल के ऊपर ना स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब इस लाइन से इस लाइन तक का जो गैप है एक डिवीजन, तो वो है 1 मिलीमीटर की। तो 1 मिलीमीटर यहां आ जाएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। कितनी आ रही है, वर्नियर स्केल है, कितनी डिवीजन है 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1, तो ये 0.1 मिलीमीटर है। अब मिली को खत्म करें, सेंटी को लेके, ये मैंने टॉपिक में आपको सिखाया था। तो सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट बनता है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां तक हो गया जी, हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया, पता चल गया 0.01 आ गया। अब वो कहता है इस डायग्राम को देखते हुए लेंथ कैलकुलेट करें। तो आपने एक छोटा सा ये टेबल याद रख ले। सबसे पहले देखें क्वांटिटी, हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, मेंशन कर दें। उसके बाद है मेन स्केल रीडिंग जिसको x से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद n नंबर ऑफ डिवीजन्स, ठीक है, उसको n से डिनोट करना है। उसके बाद है जी n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट जिसको हमने y के इक्वल कर दिया। अब ये टेबल याद रख लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में भी फायदा होगा। सही है, तो इस तरह आपने एक टेबल छोटा सा बना लेना है। अब हम लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग। तो ये डायग्राम है ना, तो अब जरा गौर से सुन ले मेन स्केल रीडिंग कैसे देखेंगे। आपने वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, ये जीरो वाली डिवीजन है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है ये देखना है कि मेन स्केल के ऊपर कहां पे लाई कर रहा है। सही है, तो ये देखें ये वर्नियर की जीरो वाली लाइन कहां पे आ रही है मेन स्केल के ऊपर, ये 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 के बिल्कुल करीब करीब आ रही है ना, नहीं 2.6 से थोड़ा सा आगे है, देख लें जरा गौर करें। ये देखें 2.6 वाली ये लाइन आ गई, तो 2.6 से हल्का सा मामूली सा आ गया, बस हम 2.6 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वर्नियर की जीरो वाली लाइन मेन स्केल के ऊपर 2.6 वाले डिवीजन पे आ रही है। बस यही आपने याद रख लेना है। तो मेन स्केल के ऊपर 2.6 वाले डिवीजन पे आ रही है ना, तो यही चीज यहां पे लिख देते हैं 2.6, ये x आ गया। अब अगली बार है जी n की, तो n कैसे निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वर्नियर स्केल के ऊपर ये जो डिवीजन है ना, इसमें से आपने देखना है कौन सी डिवीजन, कौन सी लाइन मेन स्केल के ऊपर किस लाइन से मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। सही है, अब देखें इन सारे डिवीजन्स को देखें गौर से, आराम आराम से, पहले यहां से स्टार्ट करें फिर यहां से फिर आगे बढ़ते जाए। इन डिवीजन्स में से वर्नियर की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किस डिवीजन से एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, मैच कर रही है, ये आपने चेक करना है। तो जीरो वाली तो नहीं कर रही, इससे थोड़ा सा आगे है। ये वाली भी देखें बिल्कुल मैच नहीं कर रही, ये वाली भी नहीं कर रही, हल्का सा फर्क आ रहा है, ये भी नहीं कर रही। हाँ, ये जो 4 वाली डिवीजन है देखें 1, 2, 3, ये 4, ये वाली जो डिवीजन है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, मैच कर रही है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब वर्नियर स्केल की ये 4 वाली डिवीजन है, तो यही आपका n है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4। सही है, बस यही है निशानी, ये जी 4 आ गया। अब अगले में देखें n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, ये n आ चुका है ना, इसको इस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 मल्टीप्लाई 0.01 करें तो आपके पास क्या आता है 0.04 सेंटीमीटर। लो जी, खत्म कहानी। अब हमें तो चाहिए लेंथ,
तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आप x और y को ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया y और ये आपके पास आ गया x, दोनों को ऐड करें तो 2.6 प्लस 0.04, तो ये आपके पास आता है 2.64 सेंटीमीटर। लो जी आपका आंसर है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है 1.11। अब यहां पे मैं समझा देता हूं, आप इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। कह रहा है विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। ए बी सी, इसको वो कहता है देखते हुए बताएं इसमें से कौन सी रीडिंग करेक्ट है। यहां पे रीडिंग दे रखी है, बुक में देख लीजिएगा, मैंने से आपको समझाना है। तो याद करें, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है पैरालैक्स एरर, पढ़ाया था, याद है। तो मैंने कहा था पैरालैक्स एरर कब होगा और कब नहीं होगा, ये चीज अगर आपको याद है तो बस फिर आप आंसर लिख देंगे। अब इन तीनों में से बताएं किसकी रीडिंग करेक्ट होगी। बी वाले की करेक्ट होगी, जितनी भी है बुक में देख लें यहाँ पे कितनी रीडिंग है, मेरा ख्याल है 6.0 सेंटीमीटर होगी, 6.0 सेंटीमीटर, ये वाली रीडिंग करेक्ट होगी। उसकी वजह ये है, उसने वाई कह दिया है ना, कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वाई, सॉरी आए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आए जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो तब पैरालैक्स एरर नहीं होता, पैरालैक्स एरर तब 0 होता है। हाँ, अगर आप एंगल चेंज करेंगे और आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आई प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा, नॉर्मल पे नहीं होगा, 90 के एंगल पे नहीं होगा, तब पैरालैक्स एरर होगा, तो वो रीडिंग आपकी करेक्ट नहीं होगी। तो अब यहां से देखें, ए को देखें, तो यहां पे देखें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आई इस प्लेन के परपेंडिकुलर है नहीं ना, तो इसका मतलब यहां पे ए की जो रीडिंग होगी ये करेक्ट नहीं होगी, ये रॉन्ग है। उसके बाद सी को देखें, तो ये भी लाइन देखें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आई इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, यहां एंगल 90 थोड़ी बन रहा है, ये एंगल 90 तो नहीं बन रहा ना, ये एंगल 90 तो नहीं है, तो यहां से भी आपकी ये रीडिंग क्या होगी, रॉन्ग होगी, ये भी करेक्ट नहीं है। अब जरा बी पे देखें, अब बी पे देखें तो यहां पे देखें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आई प्लेन के क्या आ रही है, देखें परपेंडिकुलर, तो ये रीडिंग आपकी 100% करेक्ट होगी। तो इस तरह से आप नीचे लिख देंगे। लो जी, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 100% क्लियर हो गया होगा। यही आप तैयार करें, इसी तरह से आप लिखें, अपने नोट्स बना के रख लें, जब पेपर आए तो फिर रट्टा लगा लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।